Hello everyone, this is Prashant and today we are going to discuss about UP PSC GS paper of 2005। तो बिना देर के हुए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पिछली वीडियो में एक प्रश्न हमारा छूट गया था और वह प्रश्न था ये 12वां प्रश्न। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथनों में नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए ज़रा देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। तो भाई साहब बिल्कुल की थी। उन्होंने 1920 में अपनी पत्रिका मूल नायक शुरू की, ये बिल्कुल सही है। और 2020 में इसी साल यानी कि इनका जो है इस पत्रिका का 100 वर्ष पूर्ण हुआ है ना। अच्छा, इसके ऊपर पेपर में न्यूज़पेपर्स में कई सारे ढेर सारे लेख भी छपे थे, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो। अच्छा, 1922 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, यह भी सही है। वो भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, यह गलत है भाई साहब। चौथा गलत है, पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री कौन थे। तो वो कौन थे? बलवंत सिंह थे। कौन थे? बलवंत सिंह। ठीक, बलवंत सिंह। ठीक, बलवंत सिंह। ठीक है। अच्छा, अब बलवंत सिंह जो थे, ये तो पता चल गया कि ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। लेकिन अब बी आर अम्बेडकर कौन थे भारत के? तो बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो ये हमारे प्रथम कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर थे, जो आजकल कौन है? रविशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये बी आर अम्बेडकर। ठीक है। और आज कौन है वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में ये हमारे रवि जो हैं, रविशंकर जी, वही हैं जो इनका नाम मैंने अभी पहले लिया था। आगे की बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आज से मतलब ये वीडियो आज का जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 21 से देखेंगे। 15 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। ये वीडियो का शायद थर्ड पार्ट है। ठीक, आगे की बात करते हैं। प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया? बहुत इजी आंसर, गणपति पर्व का महाराष्ट्र में शुभारंभ जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और इसका जो मेन मोटिव हुआ करता था ना, 18th सेंचुरी में इसका मेन मोटिव जो होता था वो राष्ट्रवाद होता था। क्या होता था? राष्ट्रवाद। ठीक है। लेकिन लास्ट में यानी 18th सेंचुरी ख़त्म होते होते जो है ये राष्ट्रवाद यहाँ से शिफ्ट करके शिवाजी राजे भोसले यानी जो मराठा शिवाजी थे, वीर शिवाजी, उनकी जयंती पर ये राष्ट्रवाद के भाषण और सेमिनार होने लगे, सम्मेलन होने लगे। तो और गणपति पर्व को हालांकि हिंदू धार्मिक त्यौहार के रूप में पहले भी मनाया जाता था, लेकिन राष्ट्रवाद वहाँ पर होता था। राष्ट्रवाद के लिए बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े जो नेतृत्वकर्ता होते थे वो आते थे, अपने अपने भाषण देते थे, राष्ट्रवाद की नई युवाओं में जो है अलग जगाते थे, वो पहले के बाद। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? यह मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों की अधिक शक्तियाँ, केंद्रीय विधायिका संसद में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो बिल्कुल सी ये तीन जो बातें हैं वो बिल्कुल तीनों गलत हैं। और पहला जो हमारा ऑप्शन है वो पहला सही है। क्यों? क्योंकि जब 1920 से 1922 तक ये आंदोलन हुआ था तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो अंग्रेज थे ना, वो भारतीयों को पूरी तरीके से परेशान कर रहे थे, व्याकुल कर रहे थे, उन्हें कष्ट दे रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, सता रहे थे। तो वो ये नहीं देखते थे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, वो बराबर मारते थे। ठीक, और जब ये बात उनको पता चली ना, तो उसी के बाद से फिर भारत में फूट पड़ी थी और एक फिर अलग दो राज्य, भारत से 3 राज्य बन गए, एक राज्य से 3 राष्ट्र बन गए, एक राष्ट्र से, है ना। खैर, ये हिंदू मुस्लिम एकता जो है 1920 से 1922 के आसपास जो रिजल्ट के जो आंदोलन होता है उसके रिजल्ट के तौर पर निकल कर आई थी। आगे की बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 23वां। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये स्टेटमेंट दुनिया भर में बहुत फेमस स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट दिया था बीजीटी साहब ने। बीजीटी का हालांकि ये एक अधूरा स्टेटमेंट है, जो पूरा स्टेटमेंट है वो क्या है
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इसका इनका जो है पूरा स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट। आइए अब 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन असर्शन और रीजन से संबंधित क्वेश्चन है और पहला असर्शन दिया है इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल सही बात है। आगे की बात करते हैं। यहाँ पर रीज़न जो है वो ये, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तगाजा थी। ये बिल्कुल सही है कि जो है अगर अंग्रेज़ नहीं चाहते तो वो हम पर रूल कर सकते थे, लेकिन उनके लिए नाको चने चबाने जैसा होता अगर वो ऐसा करते तो इसी वजह से अंग्रेज़ों ने कहा कि अब भारत को उनके ही लोगों के हाथों में सौंप देना चाहिए और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हालांकि ये कुछ साल तक अपने राय और मशवरे देते रहे कि भारत में कैसे क्या होना चाहिए, है ना। और खैर ये फ़िलहाल मेरे हिसाब से ये दोनों जो है असर्शन और रीज़न दोनों बिल्कुल सही है। समय का ही तकाजा थी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं था, ये केवल समय का तकाजा थी, किस्मत से मिल गई थी और आंदोलन तेज हुए थे, शायद हो सकता है ये भी एक रीज़न हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, एक जनजाति को सरहुल त्यौहार मनाती है, वह कौन सी है? तो जाहिर सी बात है, सरहुल त्यौहार जो है वो मुंडा जनजाति बनाती है। अच्छा, मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड के इलाकों में मुंडा जनजाति पाई जाती है। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, झूम सर्वाधिक व्यवहृत है। तो झूमिंग का मतलब होता है झूम की खेती करना, है ना। तो झूम की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? इसके ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। आइए देखते हैं वो ऑप्शंस क्या है। पहला असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये कुछ ऑप्शंस है आपके सामने। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन चारों जगहों पर झूम की खेती होती है। अब बात करते हैं कि तो जैसा प्रश्न में कहा गया हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो एनसीईआरटी जो इंडियन ज्योग्राफी नाम की एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा आंसर सही होगा नागालैंड, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से नागालैंड में 730 किलोमीटर स्क्वायर की जो खेती होती है वो खेती जो है नागालैंड में होती है 730 किलोमीटर की। अब नागालैंड के बाद किसका नंबर आएगा भाई? ये तो सबसे पहला नागालैंड आ गया, दूसरा आ गया आसाम। आसाम में कितना होता है? तो असम में 700 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक, और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश में 173 किलोमीटर स्क्वायर और मध्य प्रदेश में 81 किलोमीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल में खेती होती है। ठीक, अच्छा अब आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक जनजाति को, एक मिनट ये तो देख चुके हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यानी 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो ये बहुत ही इजी सा है। अगर आपने ध्यान से थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो ऑप्शंस है, डी वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो ये डी वाला ऑप्शन लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ये बिल्कुल गलत है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, यह बिल्कुल गलत है। ये जो है पाक जलडमरू मध्य के थ्रू अलग होता है, यानी पाक वाला मामला आता है इसमें। अच्छा, अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, यह भी गलत है। अब बात करते हैं तो सही क्या है, आपको पता ही चल गया होगा सही क्या है। अंडमान को निकोबार द्वीप से, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अब अच्छा 10 डिग्री की बात की है तो यहाँ लगे हाथ 9 और 8 डिग्री चैनल की भी बात कर ही लेते हैं। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो 9 डिग्री चैनल कवरती द्वीप, मैं यहाँ लिख देता हूँ कवरती, सॉरी थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, कवरती द्वीप को अलग करता है किससे? कवरती द्वीप को अलग करता है मिनिकॉय द्वीप से। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप से। ठीक, कौन? तो ये है 9 डिग्री चैनल। ठीक, अच्छा 9 डिग्री चैनल हो गया। 8 डिग्री किससे अलग करता है? 8 डिग्री लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, ये है 8 डिग्री चैनल। ठीक, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप और मालदीव को।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिहू असम, अच्छा बिल्कुल सही बात है भाई साहब, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओणम आंध्र प्रदेश, नहीं भाई साहब यही गलत है, आंध्र प्रदेश में ओणम होता ही नहीं। ओणम जो है वो केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल। ठीक, वैसे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो पोंगल तमिलनाडु बिल्कुल सही है, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। और पंजाब में जो है बैसाखी होती हुई भी सही है भाई, गेहूं की फसल कटने वटने वाली होती है ना। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न देखते हैं, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बात करते हैं जयपुर गुलाबी नगर, बिल्कुल सही। उज्जैन महाकाल की नगरी। कोलकाता आनंद नगर, बिल्कुल सही कहा जाता है। और जैसलमेर झीलों का नगर, ये ग्वालियर के या मध्य प्रदेश का एक शहर है, मुझे याद नहीं आ रहा झीलों का नगर कैसे कहते हैं, शायद ग्वालियर ही है। आप देख के मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। और वैसे फिलहाल जैसलमेर को क्या कहते हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, ये सोने की नगरी, भारत की जो स्वर्ण नगरी है वो कौन है आपको अब पता चल गया होगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से भी पता होगा। ठीक, जैसलमेर जो है वो सोने की नगरी है। चलिए, वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हिट द शेयर बटन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर हो सके तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन हो देन मोस्ट वेलकम एंड कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, उत्तरांचल की सबसे अनुसूचित जनजाति। तो उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी है। तो वो पहला ऑप्शन जो है वो भोक्सा, दूसरा ऑप्शन भोटिया, और चौथा ऑप्शन से जो थारू है, और तीसरा ऑप्शन से जौनसारी। तो हमारा आंसर जो सही है वो जौनसारी है। ठीक, जौनसारी उत्तरांचल की सबसे बड़ी जो है अनुसूचित जनजाति है। ये जौनसारी हो गया है ना, और जौनसारी के साथ साथ जैसे कुछ लाखा वगैरह है ना, लाखा, कालसी, ये सब कुल 98% की जनजाति पाई जाती है देहरादून के इलाके में, है ना, 98%। इसी वजह से ये सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करती हैं वहाँ के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर इसी के नीचे साफ तौर पर दिया हुआ 31वां प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या महेंद्रगिरी है? अच्छा, क्या दोदा बेट्टा है? क्या अमरकंटक है? या फिर हमारी अनाईमुडी है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर आपने बिल्कुल सही गेस किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और ये है हमारा अनाईमुडी। अच्छा, अनाईमुडी की बात की जाए तो अनाईमुडी जो चोटी है वो उसकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है अनाईमुडी की? तो 2695 मीटर। ठीक है, अनाईमुडी की। अच्छा, अमरकंटक की यहाँ पर बात कर ले, क्योंकि अमरकंटक भी एक इम्पॉर्टेंट जो है पहाड़ी है। अमरकंटक जो पहाड़ी है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं, है ना। ये मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है फिलहाल। अच्छा, ये निकलता जो है कहाँ है ना। तो ये जो है इसकी बात करें, मतलब इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 1000 के आसपास है, शायद 1066 या 1065 मीटर की ऊंचाई पर जो है इसकी हाइट है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से पूछता हूँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको पता चल गया अनाईमुडी, लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई, है ना, अन्नामलाई। अन्नामलाई ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी हाइट कितनी है? अब इसकी हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट यहाँ पर 2695 है। ठीक है, 2695। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2637, या हाँ 2637 लिख दीजिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 2637 मीटर की ऊंचाई अन्नामलाई की है, अन्नामलाई की, और 2695 अनाईमुडी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सामने, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? कितने वर्षों से? 15 वर्षों से। अच्छा भाई साहब, 25 वर्षों से। अच्छा भाई साहब, 40 वर्षों से, 50 वर्षों से। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही आपका आंसर 40 वर्षों से। मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही टिक किया होगा। 40 वर्षों से अगर कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती है तो वह प्रजाति विलुप्त मानी जाती है। आगे की बात करते हैं। जनजाति दिवाली को, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो वो हमारी कौन सी जनजाति है?
बताएं ज़रा, कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है? तो वह है हमारी थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दोनों जगहों पर कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः अगर बात की जाए तो थारू जनजाति मुख्यतः यूपी में पाई जाती है। और थारू का मतलब क्या होता है? थारू का मतलब क्या होता है? तो थारू का मतलब होता है अ पर्सन हु आर रेडी टू यूज़ एल्कोहल रेगुलरली, या हिंदी में बोले तो उसको क्या कह सकते हैं, मदिरा सेवन करने वाला, ऐसा कुछ है ना। हाँ, ऐसा ही कुछ इसका मीनिंग है फिलहाल। अच्छा, इसके ऊपर है मुंडा। मुंडा कहाँ पाई जाती है? ये झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में। ठीक, आगे की बात करते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं आगे। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये भाई साहब भारत से नहीं गुजरती, अच्छा। म्यांमार से नहीं गुजरती, अच्छा। मिस्र से नहीं गुजरती, अच्छा। ईरान से नहीं गुजरती, अच्छा। तो भाई साहब कहाँ से नहीं गुजरती? तो ये बिल्कुल सही लास्ट ऑप्शन से हमने जो रीड किया वही आंसर है। ईरान से ये नहीं हो करके गुजरती, लेकिन मिस्र से गुजरती है। ठीक है, और कहाँ से होकर के गुजरती है? भारत से, बिल्कुल भारत से भी होकर गुजरती है। म्यांमार से भी अच्छा, भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? इसके लिए आप सब ने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा, मित्र पर गमछा छार, है ना। मित्र पर गमछा झार, है ना। मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से भाई एक मिजोरम हो गया और दूसरा मध्य प्रदेश, और छा मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ राज्य है। कौन सा? छत्तीसगढ़। और झा से मतलब झार मतलब अभी आया था ना थोड़ी देर पहले, जिसको हमने जेएच लिखा, हम लोग लिखते हैं जिसको जेएच, मतलब झारखंड। वेरी गुड। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 35वां प्रश्न। 35 में कहा गया, भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? 1 2 3 4 बहुत सारे उत्तर दिए। ओहो सॉरी। चलिए, पहला है ऑप्शन उच्च मातृ मृत्यु दर। बिल्कुल सही बात है। ये हाई जो है फिलहाल बहुत बहुत हाईली रिस्पॉन्सिबल जो है ऑप्शंस है। अच्छा, उच्च बालिका मृत्यु दर, यह भी बिल्कुल सही है। बालिका भ्रूण हत्या, यह भी बिल्कुल सही है। और सारे के सारे मुझे लगता है बराबर सही हैं, सारे आंसर सही होंगे। बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, भाई साहब सभी यही चाहते हैं। फिलहाल आज की सोच थोड़ी सी बदल रही है, इतना तो मैं कहूँगा। और आजकल बेटियों के जन्म पर भी लोग मिठाइयाँ बांटते हुए लोगों को मैंने देखा है, पटाखों को जलाते हुए देखा है, जो कि एक बहुत बहुत बेहतरीन बात है। चलिए, फिलहाल इस प्रश्न में सारे ऑप्शन से सही हैं, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में मिलेंगे, और उसके बाद बात करेंगे अगले 15 क्वेश्चंस की। फिर देखते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो उस प्रश्न को आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस प्रश्न को अपनी अगली वीडियो में सॉल्व कर देंगे या आपको वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।